हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीके यूनिक में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट 22 फरवरी है। तो जो अभी तक जिन साथियों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फटाफट फॉर्म को फिल कर दे, क्योंकि बाद में हो सकता है कि सर्वर बिजी है और फटाफट अपने तैयारी में लग जाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर कोई चालक, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन कि अगर कोई चालक 15 मीटर प्रति सेकेंड द्वारा 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से कार चलाता है तो 3 घंटे 20 मिनट में उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है, यही बताना है। देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है दूरी। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन आज हम लिए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जो 2018 के सभी शिफ्टों में और 2022 के सभी शिफ्टों में मैथ के क्वेश्चन आए थे, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन को लिया गया। तो इसी तरह हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपसे करवाई जाएगी और आप लोग भी अपने तरफ से प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है हमारा दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर हमारा होता है 4 गुणे समय, यही होता है ना। दूरी बराबर क्या होता है हमारा 4 गुणे समय। तो देखिए चाल क्या दिया है, चाल दिया है हमारा 15 मीटर प्रति सेकेंड और समय कितना दिया है, समय दिया है 3 घंटा 20 मिनट। देखिए यहाँ पे कभी भी हम लोग गुणा भाग जोड़ या घटाना तभी कर सकते हैं जब हमारा ये यूनिट क्या हो, एक समान हो। मतलब यूनिट क्या हो, एक समान। जैसे यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड है तो यहाँ पे भी आपका मीटर मतलब समय सेकेंड में ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे घंटा में है तो या तो आप इसको बदल लीजिए या इसको बदल लीजिए। तो देखिए हमसे उत्तर हमसे किस में पूछा है, किलोमीटर में पूछा है। तो क्या करते हैं हम लोग चाल को ही किलोमीटर, चाल जो मीटर प्रति सेकेंड में दिया है उसको हम लोग किस में बदल लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चलिए बदलते हैं। तो देखिए 15 और मीटर प्रति सेकेंड से क्या हमारा, अगर मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुणे 18/5 करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकेंड में 18/5 से गुणा करते हैं तो वो हमारी यूनिट किस में बदल जाती है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाती है। तो चलिए यहाँ से गुणा कर देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा हमारा 15 गुणे 18/5 और देखिए यहाँ पे 3 घंटा और 20 मिनट में है तो क्या करिए, जो 20 मिनट है इसको भी घंटे में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 3, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, 3 घंटा ये है प्लस 20 मिनट को भी घंटा में बदलना है तो क्या करना होता है, 60 से भाग करना होता है। यहाँ से काट दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3 बार में और 3 गुणे 18 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 54 और ये आप काटेंगे तो देखिए 3 बार में कर जाएगा 20 3 60, ठीक। यानी कि अंदर क्या है आपका 3 + 1/3, यानी कि इसको कर देंगे हम लोग तो लगभग क्या हो जाएगा 54 गुणे 3 गुणे 3 9 + 1 यानी कि 10/3। तो 3 से काटिए 54 को कितने बार में 18, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया हमारा 18 गुणे 10, ये मिलके कितना होगा 180 किलोमीटर। यानी चालक द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, 180 किलोमीटर। देखिए क्या था, बस यूनिट का कन्वर्जन करना था और गुणा करना था और साथ में साथ यूनिट को मैच कराना भी था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुराग को 144 रुपए में एक कलम बेचने से क्रय मूल्य के 1/7 भाग की हानि होती है, 1/7 भाग की हानि होती है। यदि वह इस कलम को 189 रुपए में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए देखिए जब भी लाभ या हानि कुछ भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे यानी कि सीपी या क्रय मूल्य पर करते हैं, ठीक। यहाँ आप देखिए दो आपको सेलिंग प्राइस दिया है, एक दिया है सेलिंग प्राइस 1 मान लेते हैं ये है, एक हमारा सेलिंग प्राइस 2, ठीक। देखिए एक पे हानि हो रहा है दूसरे पे लाभ हो रहा है, लेकिन हमें क्रय मूल्य पता नहीं है तो हम कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य को पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया क्या कि 144 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/7 भाग की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, मतलब माना हमारा जो कास्ट प्राइस है वो कितना है, वो है हमारा 7x, ठीक। क्यों 7x लिए, क्योंकि जो हानि हो रही है 7x का अगर 1/7 करेंगे तो
कितना हो जाएगा, केवल x हो जाएगा। इस वजह से हम लोग 7x लिए, हम 7x लिए। इसी तरह आप लोग भी लीजिएगा। आप x लेंगे तो x माइनस एक्स अपॉन 7 करेंगे तो वो कैलकुलेशन बड़ा होता है। लेकिन अगर आप जो फ्रैक्शन में दिया है नीचे वाला उसी को पूरे को मान लीजिए तो क्या होता है, बस ऊपर वाले को घटा देंगे, सीधे वैल्यू आती है। इस वजह से आप लोग भी जो फ्रैक्शन में दिया हो तो फ्रैक्शन वाले वैल्यू को ही क्या कर दीजिए, मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग सीपी को 7x मान लेंगे, मतलब क्रय मूल्य हमारा 7x है, तो हानि कितनी हो जाएगी। तो यहीं से हानि हम लोग, हानि कितना दिया है, क्रय मूल्य का 1/7, यानी कि 7x का ही कितना 1/7 भाग। तो काट दीजिए 7 से 7, तो ये क्या आ जाएगा, हानि हमारा आ जाएगा x आ जाएगा। यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस 1 है वो कितना हो जाएगा हमारा 7x माइनस x, यानी कि जो सेलिंग प्राइस 1 कितना था 144 था, और ये किसके बराबर है 6x के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा आपका 144/6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। ठीक, तो यानी x की वैल्यू अगर 24 आई, x की वैल्यू कितनी आई अगर 24 आई, तो कॉस्ट प्राइस कितना हम माने थे, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, वो था हमारा 7x, यानी कि कितना हो जाएगा 7 गुणे 24, गुणा करके देख लीजिए तो 7 चौके कितना होता है 28, 2 7 दूना 14 और 2 16, यानी 168 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब देखिए SP2 यानी सेलिंग प्राइस 2 कितना दिया, दूसरा वाला 189 दिया है। तो देखिए सेलिंग प्राइस दूसरा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा, हमें लाभ होगा या प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 189 माइनस 168, कैलकुलेट करते तो कितना आएगा 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, और 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, और 1 0, यानी कि 21 आया। पर हमसे प्रतिशत लाभ पूछा है, तो प्रतिशत लाभ को फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो देखिए लाभ आपको 21 का हुआ, क्रय मूल्य आपका 168, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, तो काट दीजिए 21 से 168 8 बार में कटता है, 8 से 100 में भाग देंगे तो वो आएगा आपका 12.5%। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, यहाँ आप देखिए इतना बताना आप लोगों को समझाना पड़ रहा है, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। नहीं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में करने का क्या था, देखिए क्या था कि क्रय मूल्य के 1/7 भाग की हानि हो रही है, यानी कि क्या, अगर 7 मान लेंगे यहाँ से कि 7 अगर क्रय मूल्य है तो 1 की हानि हो रही है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ 6, और 6 की वैल्यू कितनी है 144। अगर 6 की वैल्यू 144 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुरंत 168, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 168 है। अब देख लेंगे 189 में से बेचने पर 168 घटाएंगे तो 21 का प्रॉफिट 21/168, यानी 1/8, और 1/8 की जो प्रतिशत वैल्यू होती है वही होती है 12.5%। तो आपको 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा इस क्वेश्चन करने पर। ठीक, तो ये क्या होता है, अगर सवाल लगाते रहेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आप लोग भी फटाफट इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्योंकि आपको एग्जाम में इतना लंबा मेथड से करेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा, एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन को करने का टाइम 40 से 45 सेकंड होते हैं, मतलब ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें। इस वजह से आप लोग क्या करिए, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, इससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। अगर कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो उसके बाद फिर आप लोग आराम से शॉर्ट मेथड लगा पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन है। यानी परफेक्ट क्यूब क्या होता है, यानी कि किसी परफेक्ट क्यूब मतलब इसमें से बताना है परफेक्ट क्यूब कौन सा है। तो 82 61 का कोई भी घनमूल नहीं आता है, उसी तरह आपका 9000 का भी कोई घनमूल नहीं आता है, और 9999 का भी कोई घनमूल नहीं आता। बट 8000 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है 20। 8000 बराबर 20 गुणे 20 करेंगे तो 8000 होता है, यानी कि 8000 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा 20 होगा। इसका मतलब 8000 ही क्या है हमारा पूर्ण घन है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81 का महत्तम समापवर्तक है। देखिए कभी भी किसी भिन्न का महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, जो अंश में वैल्यू दिया होता है उसका हम लोग क्या लेंगे
महत्तम समापवर्तक और जो वैल्यू हर में दिया होता है उसका लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे। वही आसान सा तरीका होता है महत्तम समापवर्तक निकालने का। अगर हमें तो यहाँ पे निकालना क्या है महत्तम समापवर्तक, तो चलिए लिख देते हैं यहीं पे हम क्या लिखें कि अगर किसी भिन्न का क्या भिन्न का HCF निकालना हो, भिन्न का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, तो देखिए भिन्न में अंश और हर होते हैं। भिन्न में क्या होगा अंश होता है और बट्टे हर होता है। भिन्न में अंश और हर होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक। तो भिन्न का अगर HCF निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, जितना वैल्यू अंश में होता है अंश का क्या ले लेंगे हम लोग, अंश का HCF लेते हैं, अंश का HCF लेते हैं, बट्टे हर का क्या ले लेंगे, हर का हम लोग ले लेते हैं LCM, ठीक। यही तरीका होता है। तो देखिए हमें क्या कौन से भिन्न दिया है 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81। जैसा कि आप लोग देखते हैं भिन्न क्या होता है, जो सभी संख्या जो सभी में कॉमन हो वही क्या होता है महत्तम समापवर्तक होता है। देखिए 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81 में अंश को देखिए केवल, तो अंश पहला 2 है, फिर दूसरे का 8 है, तीसरे का 10 है, चौथे का 32 है। यानी इन सभी में देखिए कॉमन क्या मिलेगा, ऊपर अंश में केवल 2 ही है जो सभी में कॉमन होगा, यानी अंश का HCF कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हर का हमें क्या लेना है LCM क्या होता है, एक ऐसी छोटी छोटी संख्या जिसे सभी में भाग चला जाए। तो देखिए 3, 9, 27 और 81 में 81 ऐसी संख्या है जिसमें सभी से भाग चला जाएगा। 81 में 3 से भी भाग हो जाएगा, 9 से भी भाग हो जाएगा और 27 से भी भाग हो जाएगा, और 81 खुद 81 को तो काट ही देगा। तो इसका LCM क्या आ जाएगा 81। तो सिंपल सा इस पूरे अंश जो भिन्न दिया है इसका HCF क्या हो जाएगा 2/81, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सलोनी 450 मीटर की दूरी कितना समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है। तो देखिए क्या दिया है, दूरी दिया है 450 मीटर की और चाल दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या पूछा है समय हमसे पूछा है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर हमारा होता है दूरी बट्टे चाल होता है। तो देखिए चाल भी किसमें दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं, क्या किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं किसमें मीटर प्रति सेकेंड में, अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो हमें क्या करना होता है गुणे 5/18 करना होता है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाएंगे तो हमें 5/18 से गुणा करना होता है। वहीं अगर हम लोग मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएं, अगर हम लोग मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएं तो उस दशा में हमें 18/5 से क्या करना होता है गुणा करना होता है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम लोग किस में जा रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जा रहे हैं, तो कर दीजिए। तो 20 और मीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटा से किस में जा रहे हैं हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में, तो किससे गुणा करेंगे 5/18 से। तो देखिए 2 से कटेगा, ये 2 से 10 बार में कटेगा, ये 2 से कटेगा 9 बार में, तो यानी 10 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50/9। अब यूनिट बदल के मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। दूरी आपको डिस्टेंस से दिया ही है, कितना दिया है 450 मीटर। टाइम पूछा है हमसे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 450 और स्पीड कितना है 50/9, तो 9 ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 450 गुणे 9/50, तो 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर 45 बचेगा, नीचे 5, तो 5 से काटेंगे तो 9 और 9 गुणे 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 81 सेकेंड, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट
हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, एक कार 44 किलोमीटर की दूरी को 2 3/4 लीटर का पेट्रोल में तय करती है। तो कार 1 लीटर पेट्रोल का उपयोग करके कितनी दूरी तय कर सकती है? सिंपल सा सवाल है कि 2 3/4 लीटर फ्यूल का यूज करके कितना दूरी जा रहा है? 44 किलोमीटर। तो देखिए इसको, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको सिंपल वाले फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो सिंपल वाले फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या होता है? 4 दूना 8 3 11। तो 11/4 लीटर फ्यूल में कितना दूरी जाएगा? तो उस दशा में जाएगा 44 किलोमीटर। तो हमसे पूछा 1 लीटर में कितना जाएगा, तो 1 लीटर में जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? वही 44/11/4। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो आपका हो जाएगा 44 गुणे 4/11। 11 से काटिए 4 बार में, और 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 किलोमीटर। यानी कि एक लीटर में कार कितनी दूरी जाएगा? तो जाएगा 16 किलोमीटर जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि 15 लड़के 5 दिनों में 750 रुपए अर्जित करते हैं, तब 25 लड़के 6 दिनों में कितनी धनराशि अर्जित करेंगे? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, क्या इस वाले फॉर्मूले पे, किस पे? M1 D1 H1 अपॉन W1 इंटू R1 बराबर M2 D2 H2 बट्टे W2 इंटू R2। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, M से होता है मैन, या मतलब कितने आदमी हैं। D का मतलब होता है दिन, कितने दिनों की संख्या है डे। H का मतलब होता है आवर या घंटे, कितने घंटे काम कर रहे हैं। W1 का मतलब होता है कितना काम कर रहे हैं, वेजेस मतलब वर्क, कितना काम वो लोग कर रहे हैं। और R1 का मतलब है कितना वो कमा रहे हैं। ठीक है, R1 से रुपए से R1 से ले लीजिए। तो यहीं से कर लेंगे R1 से क्या, कि वो लोग कितना कमा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि पहला केस में क्या दिया है कि 15 लड़के 5 दिनों में 750 रुपए अर्जित कर रहे हैं, यानी कि M1 की वैल्यू दे दी है आपको 15, D1 की वैल्यू दे दी है 5 और R1 की वैल्यू दे दिया है 750। और दूसरे केस में दिया है क्या, कितना? 25 लड़के, यानी कि M2 की वैल्यू दी है आपको 25, D2 की वैल्यू दे दिया है 6 और R2 की वैल्यू धनराशि कितना अर्जित करेंगे वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए M1 D1 R1 M2 D2 R2 है, बाकी जो चीज नहीं दिया है तो उसको हम लोग काट देंगे, यानी उसको हम लोग फॉर्मूले में अपने नहीं लेंगे। तो बस लगा दीजिए सिंपल सा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा हमारा M1 D1 बट्टे R1, ये बराबर हो जाएगा M2 D2 बट्टे R2। तो पहले केस में कितने लड़के हैं? 15 लड़के हैं, 5 दिन में कितना कमा रहे हैं वो नीचे कर दीजिए 750। दूसरा कंडीशन क्या है कि 25 लड़के अब 6 दिनों में कितना कमाएंगे। तो मान लीजिए वो x कमा रहे हैं, तो इस x को इधर भेज दीजिए, इधर ही तिरछे तिरछे गुणा। तो यानी कि आपका x बराबर हो जाएगा 25 गुणे 6 गुणे 750 बट्टे 15 गुणे 5। तो 15 25 कितना होता है? 75, यानी कि 10 बार में कट जाएगा। तो इधर से आपका आ गया x बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 25 छक्का 150, 150 में 10 से गुणा हो जाएगा तो 1500 रुपए। यानी कि वो लोग कितना कमा लेंगे? वो लोग कमा लेंगे 1500 रुपए, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होगी? तो रख दीजिए वैल्यू, सबका वैल्यू बस पता हो तो फटाफट आप रख लीजिए। तो साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू होती है 3√3/2। तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस जो देखिए जो वैल्यू साइन 60 की होती है वही कॉस 30 की भी वैल्यू होती है, तो वही वैल्यू √3/2 इसमें भी रख के स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का वैल्यू होता है 2, सेक 60 का वैल्यू होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे।
देखिए √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1 प्लस 4। तो देखिए 3/4 प्लस 3/4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6/4 प्लस 5। तो सॉल्व कर लीजिए, यहां से हो जाएगा आपका ये 4, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 20 यानी कि 26 डिवाइड बाई 4। 2 से काट दीजिए, 2 से ऊपर नीचे तो 2 से कट जाएगा तो 13/2 यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। वैल्यू बता रहा फट से पुट करिए और आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि लता घर पर क्या है, लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है और प्रत्येक सुबह बेचती है। ठीक, 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध का मूल्य 40 रुपए है। वह प्रतिदिन पनीर के उत्पादन में कितनी धनराशि व्यय करती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। देखिए वो बना कितना रही है पर डे, 20 केजी। कितना बना रही है, 20 केजी। और 1 लीटर दूध से, 1 लीटर दूध से कितना बनता है पनीर, 200 ग्राम बनता है। तो 1 केजी पनीर बनाने के लिए 200 ग्राम क्या पनीर बन रहा है। 1 लीटर दूध से 200 ग्राम पनीर केवल बन रहा है। तो देखिए 5 लीटर दूध से कितना बन जाएगा, 5 लीटर दूध से बन जाएगा ना 1 केजी पनीर। 5 लीटर दूध से कितना बनेगा, 1 केजी पनीर बनेगा। ठीक है, 1 लीटर से अगर 200 ग्राम बन रहा है तो 5 लीटर दूध से 1 केजी पनीर बन जाएगा। और उसको पर डे बेचना कितना है, 20 केजी। तो 20 केजी पनीर बनाने के लिए दूध कितना चाहिए, 20 केजी पनीर के लिए दूध कितना चाहिए। तो देखिए 1 केजी के लिए 5 लीटर चाहिए, तो 20 केजी के लिए कितना चाहिए, 20 गुणे 5 यानी कि 100 लीटर दूध क्या हुआ, उसको 100 लीटर दूध की आवश्यकता है। ठीक, 20 किलो पनीर बनाने के लिए 100 लीटर दूध की आवश्यकता है। तो देखिए अब 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 1 लीटर दूध कितने में आ रहा है, वो आ रहा है आपका 40 रुपए में। 100 लीटर कितने में आएगा, 100 लीटर दूध का जो दाम होगा वो कितना हो जाएगा आपका 40 गुणे 100 यानी कि लगभग कितना हो जाएगा ये 4000 रुपए। तो यानी 100 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा 4000। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब निम्न दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब कौन सी दशमलव संख्या बीच में होगी। ठीक, बताना इसमें से इन संख्याओं को आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है किसी भी कोई मतलब संख्याएं जो दी रहेंगी उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना। आरोही क्या होता है, संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। तो चलिए संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। देखिए इन सब में सबसे छोटा क्या है 0.658। तो सबसे पहले क्या आएगा 0.658। ठीक, उसके बाद 0.8 आएगा क्योंकि इससे बड़ा 0.8 है। उसके बाद है आपका 5.74। ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपका 5.74। ठीक, उसके बाद है आपका 6.03। उसके बाद है आपका 7.2। देखिए यहाँ पर बीच में आने का मतलब है ये क्वेश्चन आपका देखिए एक तरह से माध्यिका का क्वेश्चन है। ठीक है, बट लैंग्वेज बस चेंज है। माध्यिका में भी क्या होता है बीच वाली संख्या को पूछता है और यहाँ पे भी बीच वाली संख्या को पूछ रहा है। तो पहले देखते हैं हम लोग संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 5 संख्या यानी कि संख्याओं की संख्या कितनी है, तो विषम है। तो जब भी विषम संख्याएं होती है तो माध्यिका को कैसे निकालते हैं हम लोग, माध्यिका बराबर होता है अगर विषम संख्या है तो n+1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 + 1 6 6/2 3 और तीसरा पद क्या है 5.74 और यही बीच में है भी। देखिए देखने से भी दिख रहा है, 2 इधर से काट दीजिए 2 इधर से काट दीजिए, बच कौन सा था 5.74। तो यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्पों में से संख्या 987 x और 54 के लिए लुप्त अंक x ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो देखिए कोई संख्या दिया है, संख्या कितना दिया है, संख्या आपको दिया है 987 x और 54 और ये क्या है 6 से पूर्णतः विभाजित है। 6 से क्या है 6 से पूर्णतः विभाज्य है। 6 अब देखिए कोई भी संख्या 6 से विभाज्य है, कोई भी संख्या अगर 6 से विभाज्य है तो वह तभी हो सकता है जब वो संख्या 2 से और 3 से दोनों से क्या हो विभाज्य हो।
अगर कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य है तभी वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो देखिए 2 से विभाज्यता का सिंपल सा नियम है, 2 से अगर कोई संख्या विभाज्य है, 2 से विभाज्य का सिंपल सा नियम है क्या है कि जो संख्या दी होगा उसका इकाई का अंक एक सम संख्या होनी चाहिए। तो 2 से विभाज्य का सिंपल सा क्या है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक कोई एक सम संख्या हो, ठीक, कोई एक सम संख्या होना चाहिए। तो 2 से विभाज्य होने के लिए कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका इकाई का अंक एक सम संख्या अथवा 0 है, सम संख्या अथवा 0 है, तो वह संख्या 2 से कटेगी, हर हाल में कटेगी, ठीक। अब चेक करना है कि 3 से विभाज्य होने का नियम। तो 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है, 3 से विभाज्य होने का नियम है कि संख्याओं के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। संख्या के अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी क्या होगी, 3 से कटेगी, ठीक है। तो चलिए वही वाला नियम लगाते हो। देखिए इकाई का अंक सम संख्या है, इसका मतलब यह संख्या 2 से कटेगा। अब चेक करना है कि अगर संख्या 3 से कट रही है तो इसका मतलब कि जो इसके अंकों का योग है वो क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो चलिए संख्या के अंकों का योग देखते हैं। तो संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस x प्लस 5 प्लस 4। तो देखिए 3 से 9 कट जाता है तो 9 को काट दीजिए, 8 और 7 15, 15 भी कट जाता है 300, इसको भी काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका 5 और 4, 5 4 9, ये भी 3 से कट जाएगा तो पूरा कट गया। अब सिर्फ और सिर्फ x बच रहा है। अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू ले जो 3 से कटे, तो x का वैल्यू देखिए या तो 0 हो सकता है, ठीक, या तो 3 हो, या तो 6 हो, या तो 9 हो। यही 3 से कटने वाली संख्याएं या तो 0 या 3 हो या 6 हो। तो ऑप्शन में देख लीजिए 3 दिया है, यानी कि इसमें x का मान कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि 50,000 रुपए पर 6 महीने में 12% प्रति वर्ष की दर पर त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है हमें। तो देखिए क्या क्या दिया है। तो इसमें प्रिंसिपल या मूलधन है वो कितना दिया है, वो दिया है आपका 50,000, ठीक। टाइम दिया है कितना, 6 महीना, टाइम कितना है, 6 महीना। देखिए जो ये त्रैमासिक होता है, 3 महीने के एक तिमाही या त्रैमासिक कहते हैं। तो 6 महीने में कितना तिमाही बना, 6 महीने में टोटल 2 तिमाही बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर 3 महीने का एक मतलब 3 महीने का एक तिमाही होता है तो 6 महीने में 2 तिमाही बन गया, तो 2 तिमाही, यानी टी की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पे हम लोग, 2। अब देखिए रेट किस में दिया है, 12% है, पर वो किस में है, वार्षिक है। कितना है, 12% वार्षिक है। 12% क्या है, वार्षिक है। देखिए एक साल में यहाँ पे हमसे ब्याज पूछा है त्रैमासिक और रेट दिया है वार्षिक, तो रेट को भी हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, तिमाही में कन्वर्ट करेंगे। तो तिमाही में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने का मतलब कि 4 तिमाही, 12 महीने होने का मतलब कितना हुआ, 4 तिमाही, यानी कि 4 से अगर हम लोग इसमें डिवाइड कर दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तिमाही वाला रेट मिल जाएगा। तो 12/4 यानी कि 3% तिमाही या त्रैमासिक हो जाएगा, ठीक। हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला क्या करिए आप लोग, लगा लीजिए। तो लगाइए, तो कैसे होता है, जो हमारा CI होता है वो होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट के लिए आप लोग लगा लीजिए P1 प्लस रेट बटे 100 स्क्वायर माइनस P। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। अब तो यहां से हो जाएगा आपका CI बराबर प्रिंसिपल कितना है आपका 50,000 है, 1 प्लस रेट कितना है 3 है, बटे 100
2 तिमाही है -50,000, यही है। चलिए करते हैं। देखिए 50,000 हो जाएगा यहाँ पे, अंदर ब्रैकेट 100 कम 100 और 3 103, 103 गुणे 103 स्क्वायर तो 2 बार गुणा बट्टे 100 गुणे 100 और इधर आएगा -50,000 तो है ही 50,000। तो देखिए 2 जीरो और 2 जीरो मिलके 4 जीरो, इन 4 जीरो को कैंसिल कर देगा। अब इधर आपका आ गया 5 गुणे 103 गुणे 103 -50,000 है। चलिए गुणा करते हैं। तो 5 गुणे देखिए 103 का गुणा 103 गुणे 3 करेंगे तो 103 गुणे 3 309, तो 309 का 9 हासिल 30, हासिल कितना आया 30 आया। अब 103 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो, जीरो में से 30 जोड़ेंगे तो 30, तो 30 का भी जीरो आ जाएगा। तो अभी हासिल कितना बचा है 3 हमारे पास हासिल बचा है। तो 103 एक कम 103 और 3 हासिल था तो ये मिलके कितना हो जाएगा 106 -50,000। अब फिर से गुणा कर लीजिए तो 5 नवा इधर बनेगा आपका 45, 5 छक्के 30 और 5 कम 5, 5,30,045, अरे 5,53,045 और माइनस ये आपका कितना हुआ 50,000, यानी कटेगा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3,045, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 3,045 रुपया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यदि 686 को, यदि 686 को हम लोग 4 भागों में बांटे तो अनुपात भी दिया है। तो हमसे पहला वाला भाग क्या है पूछा है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अनुपात देखते हैं। अनुपात कितना दिया है, अनुपात दिया है 1/2, अनुपात दिया है फिर 2/3, अनुपात दिया है 3 रेशियो 4। जब भी भिन्न में कोई अनुपात दिया हो तो क्या करते हैं, जो हर में दो संख्याएं होती है उनका एलसीएम लेके पूरे भिन्न में क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, जिससे वो सरल अनुपात में बदल जाए। तो सरल अनुपात में बदलने के लिए हर का लघुत्तम लेके गुणा कर दीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, यानी पूरे भिन्न में 6 से गुणा करने पर यह जो अनुपात है वो हमारा एक सरल अनुपात में बदल जाएगा। तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 गुणे 1/2 रेशियो 2/3 गुणे 6 रेशियो 3 गुणे 6 रेशियो 4 गुणे 6। तो देखिए 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, ये 3 से कट जाएगा 2 बार में और 6 और ये 4 गुणे 6, तो 3 एक कम 3 रेशियो 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा रेशियो 3 और 6 का गुणा करेंगे तो 18 रेशियो 4 और 6 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 24। अब देखिए क्या दिया है कि जो 686 है उसको हम लोग कितने अनुपात में बांट रहे हैं 3 रेशियो 4 रेशियो 18 रेशियो 24 में। तो पहला भाग हमको बताना है 3। तो देखिए टोटल वैल्यू कितनी है, तो टोटल वैल्यू है 3 4 7 7 18 25 25 और 24 49, यानी कि 49 की वैल्यू दिया है कितना 686। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 686 बट्टे 49। तो हमें 3 का वैल्यू बताना है, तो 3 का वैल्यू के लिए हो जाएगा आपका 686 बट्टे 49 और ये गुणे 3। तो चलिए इसको गुणा भाग करेंगे तो देखिए आपका कितना आता है, तो 49 से काटिए तो एक बार में कटेगा 49 से कम 49, 19 शेष बचा 19 और ये 6 मिलके 196 बना। 196 में 49 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा 4 बार में, 14 गुणे 3 यानी कि 14 42। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी पहला भाग कितना आएगा केवल 42 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अनुपात का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन है हमारा कि 75 रेशियो 125 का सरलतम अनुपात, 75 रेशियो 125 का सरलतम अनुपात के लिए केवल क्या देखिए दोनों में 25 से कट रहा है तो काट दीजिए। तो 25 तो यहाँ 75 और 25 पंजे 125, तो इनका सरलतम अनुपात कितना होगा 3:5, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस 2022 के किसी शिफ्ट में पूछा हुआ है। इतना आसान भी क्वेश्चन पूछा है, तो जरूरी नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन करते रहे और आसान क्वेश्चन न बने। सभी प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का जो वर्गमूल है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो देखिए जब भी लास्ट में आपको 25 दिख जाए, जब भी क्या हो लास्ट में 25 दिख जाए, इसका मतलब इसका वर्गमूल कोई मतलब वर्गमूल एक ऐसी संख्या होगी जिसके अंत में 5 होगा। तो जब भी आपको लास्ट में 25 दिखे और वर्गमूल निकालना हो तो 25 का एक पेयर बनाइए, बाकी जो बच रहा है उसका एक पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग पेयर बनाते हैं। पेयर क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो पेयर बन गया। अब देखिए 125 में 25 का देखिए जब भी होगा तो 5 होगा। अब बच रहा है ये 110। 110 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 110 को हम लोग 11 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए एक नियम होता है वर्गमूल निकालने का, केवल 5 इसके अंत में जिसका इकाई का 5 उसके लिए एक नियम होता है कि अगर हम लोग दो पेयर बना रहे हो, क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग दो पेयर बना रहे हो, जैसे यहाँ पे देखिए 110 और 25, तो 25 का 5 मतलब 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 बन जाएगा। और 110 का हम लोग 11 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ 11 हम 110, तो 11 गुणे 10 110 लिख सकते हैं। तो उस दशा में इस संख्या का जो वर्गमूल होगा, तो ये जो गुणा करने पर बन रहा है इसमें से जो छोटी वाली संख्या होगी उसको और साथ में 5, तो ये 105 का जो वर्ग करेंगे तो वो 11,025 आएगा। ठीक है, इसी तरह नियम होता है बस, लेकिन गुणा करने का कंडीशन है कि वो दोनों संख्याएं क्या होना चाहिए, क्रम से आने वाली संख्याएं होनी चाहिए। 10 गुणे 11, 6 गुणे 7, 5 गुणे 6, 3 गुणे 4, 4 गुणे 5 ऐसी वाली संख्याएं होनी चाहिए। तो उन दोनों के गुणनफल में जो छोटी वाली संख्या होगी वो और साथ में 5। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 90-25 है, तो 90-25 में भी आपका 10 गुणे 9 बनेगा और 25 का 5, यानी कि 90-25 का वर्गमूल लेंगे तो वो कितना बनेगा 95। इसी तरह आपका 30-25 में आपका बनेगा 6 गुणे 5 और 25 का 5, तो ये क्या बनेगा आपका 55 का बनेगा। किसका बनेगा ये 55 का। अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो 30-25, 95 का वर्ग करेंगे तो 90-25 आएगा और 105 का वर्ग करेंगे तो 110 और 25 बनेगा। पर जो आपका 60-25 है, जो 60-25 है इसका वर्गमूल लेंगे तो कोई दशमलव में आने वाली संख्याएं होती है, क्या होती है, कोई दशमलव में आने वाली संख्याएं होती है। इसीलिए यही जो 60-25 है इसी का वर्गमूल क्या होगा, कोई एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसी का उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।